कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं सरोज कनौजिया क्लास 10th की हिंदी पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। तो हम लोग चौथे चैप्टर पे हैं। चौथे चैप्टर का नाम है भारतीय संस्कृति, जिसको लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, जिनका जीवन परिचय हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि भारतीय संस्कृति क्या कहती है हमारी। कोई विदेशी जो भारत से बिल्कुल अपरिचित हो, एक छोर से दूसरे छोर तक सफर करे तो उसको इस देश में इतनी विभिन्नताएं देखने में आएंगी कि वह कह उठेगा कि यह एक देश नहीं बल्कि कई देशों का एक समूह है। यानी कोई विदेशी अगर भारत में आता है, वो बिल्कुल अपरिचित है, यानी यहाँ से वो उसका कोई लेना देना नहीं है, परिचय नहीं है, तो वो यहाँ पे जब आएगा, सफ़र करेगा, एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाएगा, तो उसे इतनी अलग अलग ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जिससे उसको ऐसा लगेगा कि वह कह उठेगा कि यह देश नहीं बल्कि कई देशों का समूह है। कौन? हमारा भारत, जो एक दूसरे से बहुत बातों में और विशेष करके ऐसी बातों में जो आसानी से आंखों के सामने आती हैं बिल्कुल भिन्न है। उसको दिखेगा, जो उसके सामने आएंगी एकदम अलग अलग आएंगी। प्राकृतिक विभिन्नताएं भी इतनी और इतने प्रकार की और इतनी गहरी नजर आएंगी जो किसी भी एक महाद्वीप के अंदर ही नजर आ सकती है। हिमालय की बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां एक छोर पर मिलेंगी ना, और जैसे जैसे वो दक्षिण की ओर बढ़ेगा, गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र से प्लावित समतलों को छोड़कर फिर विंध्य अरावली सतपुड़ा सह्याद्री नीलगिरी की श्रेणियों के बीच समतल हिस्से रंग बिरंगे देखने में आएंगे। यानी जैसे जैसे वो हिमालय के बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों को देखेगा, जैसे दक्षिण की तरफ मुड़ेगा तो उसे गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां देखने को मिलेंगी, उनको पहाड़ देखने को मिलेगा, जिस अरावली सतपुड़ा विंध्य नीलगिरी ये सब उसको देखने को मिलेंगे। पश्चिम से पूर्व तक जाने में भी उसे इसकी विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। अगर वो पश्चिम से पूर्व की तरफ जाता है तब भी उसको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। कह रहा है फिर, हिमालय की सर्दी के साथ साथ जो साल में कभी भी मनुष्य को गर्म कपड़ों से और आग से छुटकारा नहीं देती, समतल प्रांतों की जलती हुई लू और कन्याकुमारी का वह सुखद मौसम जिसमें न कभी सर्दी होती है और न गर्मी देखने को मिलेगी। यानी एक तरफ उससे क्या मिलेगा कि बहुत सारे गर्मी का जो दिशा है, हिमालय की सर्दी के साथ साथ उसे साल में कभी गर्मी भी होती है। हमारा देश ऐसा है जहाँ गर्मी ठंडी बरसात सब पाया जाता है, होता है, तो उसको मिलेगा अलग अलग देखने को। हर मौसम भी अलग मिलेंगे, नदियाँ भी अलग मिलेंगी, पहाड़े भी अलग तरह की मिलेंगी। यानी कहने का मतलब है कि हमारे भारत में उसको अलग अलग की चीज़ें दिखाई देंगी। अगर असम की पहाड़ियों में वर्ष में 300 इंच वर्षा मिलेगी तो जैसलमेर की तृप्त भूमि भी मिलेगी, जहां साल में 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती। यानी जहां पर खूब 300 इंच वर्षा मिलेगी तो कहीं ऐसा मिलेगा कि जहां पर वर्षा ही नहीं होती है। कोई ऐसा अन्न नहीं जो यहाँ उत्पन्न न किया जाता हो, कोई भी ऐसा अन्न नहीं है जो भारत में उत्पन्न नहीं किया जाता हो, कोई ऐसा फल नहीं जो यहाँ पैदा नहीं किया जा सके, कोई ऐसा खनिज पदार्थ नहीं जो यहाँ के भूगर्भ में न पाया जाता हो, और भूगर्भ मतलब धरती के अंदर न पाया जाता हो, और न कोई ऐसा वृक्ष अथवा जानवर है जो यहाँ फैले हुए जंगलों में न मिले। समझ में आ रहा है ना आपको क्या कह रहा है? यदि इस सिद्धांत को देखना हो कि आब हवा का असर इंसान के रहन सहन खान पान वेशभूषा शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है, तो
उसका जीता जागता सबूत भारत में बसने वाले भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग देते हैं। यानी कितना असर इनके खान पान, वेशभूषा, शरीर और दिमाग पर पड़ता है। तो यहाँ आपको अगर इसको देखना है कि इन सब का प्रभाव कितना पड़ता है, तो यहाँ पर रहने वाले जो मनुष्य हैं, जो बसे हुए हैं, उनको देखने से पता चलेगा। फिर है इसी तरह मुख्य मुख्य भाषाएं भी कई प्रचलित हैं। यानी हमारे भारत में कई सारी भाषाएं हैं और बोलियों की तो कोई गिनती ही नहीं, क्योंकि यहाँ एक कहावत मशहूर है। यानी यहाँ पे भाषाएं भी बहुत है, बोलियाँ भी हैं, और एक कहावत मशहूर है, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी। यानी कोस कोस पर क्या होता है, बदलता रहता है पानी, और 4 कोस पर क्या होता है, बानी भी है, वाणी भी बदलती रहती है, लोगों की बोलियां भी बदलती रहती है। कहाँ पर, भारत में। भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। यानी जो भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, वो हमारे दुनिया में बसे, वो हमारे देश में भी पाए जाते हैं। ये हम सब किस में कहा जाता है, हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी है कि जहाँ पर हर चीज़ अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर रहने वालों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब एक साथ मिलकर अनेकता में एकता के साथ रहते हैं। ठीक है। जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं। यानी यहाँ पर भिन्न भिन्न धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं। किस प्रकार, जिस प्रकार यहाँ पर बोलियाँ अलग अलग हैं। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबराकर कह उठे कि यह एक देश नहीं, अनेक देशों का एक समूह है, यह एक जाति नहीं, अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं। यानी ये सब देखने के बाद अगर कोई आदमी कहता भी है कि ये देश नहीं देशों का समूह है, जात नहीं जातियों का समूह है, तो ये कोई आश्चर्य, यानी ये कोई हैरानी की बात नहीं है। क्योंकि ऊपर से देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता विभिन्नता ही देखने में आएंगी, पर यानी ऊपर से जो देखेगा, जो गहराई में नहीं जाएगा, उसको बस सब अलग अलग दिखाई देगा। पर विचार करके देखा जाए तो इन विभिन्नताओं की तह में एक ऐसी समता और एकता फैली हुई है जो अन्य विभिन्नताओं को ठीक उसी प्रकार पिरो लेती है और पिरो कर एक सुंदर समूह बना देती है। लेकिन इन सब विभिन्नताओं के साथ क्या करती है, ऐसी समता है जो समता और एकता फैली हुई है जो सबको एक धागे में पिरो लेती है और उसको पिरोकर एक सुंदर समूह बना देती है। जैसे रेशमी धागा भिन्न भिन्न प्रकार की और विभिन्न रंग की सुंदर मड़ियों अथवा फूलों को पिरोकर एक सुंदर हार तैयार कर देता है, जिसकी प्रत्येक मड़ी या फूल दूसरों से न तो अलग है और न हो सकता है, और केवल अपनी सुंदरता से लोगों को मोहता नहीं बल्कि दूसरों की सुंदरता से वह स्वयं सुशोभित होता है, और इसी तरह अपनी सुंदरता से दूसरों को भी सुशोभित करता है। यह केवल एक काव्य की भावना नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है जो हजारों वर्षों से अलग अलग अस्तित्व रखते हुए अनेकानेक जल प्रपातों और प्रवाहों का संगम स्थल बनकर एक प्रकांड और प्रगाढ़ समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त है। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे एक हार, मोती के माले को हम लोग पहनते हैं, हार को, जिस तरह एक मोती मिलकर एक धागे में पिरो दिया जाता है तो एक सुंदर रूप धारण कर लेता है, और वो उसी प्रकार चमकता है, सुशोभित होता है। जब वो दूसरे के गले में जाता है तो उसके गले की भी शोभा बढ़ाता है और अपनी जो उसकी खासियत है उसका भी परिचय देता है। उसी तरह हमारा भारत भी है, जहाँ ये जो अनेकता में एकता को बांधकर इस भारत को क्या करता है, एक सुंदर भारत हमारे सामने हम दिखाता है। ठीक है, जिसे भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं। इस अलग अलग नदियों के उद्गम भिन्न हो सकते हैं और रहे हैं ना। यहाँ पर बहुत से अलग अलग नदी हैं, अलग अलग संगम हैं। इनकी धाराएं भी अलग अलग बही हैं और प्रदेश के अनुसार भिन्न भिन्न
प्रकार के अन्न और फल फूल पैदा करती रहती हैं। यानी हमारे भारत में भिन्न भिन्न की अलग अलग नदियाँ भी, धाराएं भी बहती हैं और प्रदेश के अनुसार अलग अलग अन्न पैदा होते हैं, फल फूल पैदा होते हैं, पर सब में एक ही शुद्ध, सुंदर, स्वस्थ और शीतल जल बहता रहा है, जो उद्गम और संगम में एक ही हो जाता है। आज हम इसी निर्मल, शुद्ध, शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और उनको वह अमर तत्व देता रहे जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा। यानी कह रहा है कि हम इसी निर्मल, शुद्ध, शीतल, स्वस्थ अमृत की तलाश में, यही हमारी इच्छा है कि हम जो अलग अलग नदियां हैं वो हमेशा बहती रहें, भले ही बहुत सारे थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ जो हमारा अस्तित्व है, जो हमारी पहचान है, उसको कायम रखेगा और रखे हुए है और हमें रखना चाहिए। ठीक है, जैसा कि हमारे कवि इकबाल कह गए हैं। कौन इकबाल कह गए हैं? बाकी मगर है अब तक नामो निशां हमारा, नहीं अब तक हमारा नामो निशां बाकी है, मगर कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, लेकिन कुछ बात ऐसी होती है जिससे हस्ती हमारी मिट नहीं सकती। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। कह रहा है बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, यानी कुछ तो बात है जिससे हमारी हस्ती नहीं मिटती है। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, यानी हर दौर में, हर जमाने में, हर सदी में कोई ना कोई दुश्मन बनकर हमारे सामने खड़ा रहता है, लेकिन हमारी जो हस्ती है उसे कोई मिटा नहीं सकता। ठीक है, ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं इकबाल जी। आज के लिए बस इतना ही। अब आप लोग इसको दोहरा लीजिए। अब इसका अगला भाग अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ओके।